चलिए, कल कहां तक हुआ था बुआ पर्सनल प्रोनाउन में? अच्छा, ओवरऑल वाला नियम बता दिए थे ना, मतलब कंपैरिजन बतला दिए थे और सीक्वेंस बतला दिए थे, ये हो गया था। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, चलिए देखिए, सबसे मुद्दे की बात है कि जो वर्ड हमारे पास है वी, वी का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो आर सेल्व्स होता है, और होना भी चाहिए। और इसका एक आपका रिफ्लेक्शन आर सेल्फ भी होता है, यहां दिक्कत है। जबकि लीगली वी अगर प्लूरल है तो आवर सेल्फ सूट करता है, क्योंकि ये प्लूरल को दिखाता है। अगर सारे पैटर्न को देखा जाए तो जितना भी सिंगुलर है उसके अंत में सेल्फ लगाते हैं, जैसे हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है। और प्लूरल में क्या लगाते हैं? सेल्फ लगाते हैं, देम सेल्फ होता है। ठीक है, योर के चूंकि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, तो योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, वो तो हमारे हाथ में है। अब जरा आगे आते हैं ध्यान से, ऐसा क्यों होता है? तो वी दो तरीके का काम करता है। एक वी आपको दिखाता है ग्रुप को, ग्रुप एंटिटी को, और एक वी आपको दिखाता है इंडिविजुअल एंटिटी को, इंडिविजुअल एंटिटी को। तो जब काम ग्रुप में होगा तो आपको रिफ्लेक्शन और सेल्फ लगाना पड़ेगा, और जब काम इंडिविजुअल एंटिटी में होगा तो आपको रिफ्लेक्शन और सेल्फ लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वन। एग्जांपल वन हमारा क्या कहता है? वी शुड वॉश आवर क्लॉथ्स आवर सेल्व्स। हम सभी को अपने अपने कपड़े धोने चाहिए, स्वयं अपने अपने। जाहिर सी बात है कि आप अपना वॉश करेंगे, हम अपना वॉश करेंगे, कोई अपना वॉश करेगा, कोई अपना वॉश करेगा। तो ये इंडिविजुअल एंटिटी हो गया, सभी अपने अपने काम कर रहे हैं अलग अलग। लेकिन वी शुड चेंज आई आवर सेल्फ in order to make our planet greener। अब बताइए, अब बताइए कि हम लोग को अपने प्लानेट को हरा करना है, मतलब ग्रीनर करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को अपन खुद स्वयं स्वयं को नहीं बदलना होगा, अपना अपना काम नहीं करना होगा, सबको मिलके काम करना होगा। पेड़ कम काटना होगा, पेड़ लगाना होगा। सेंस यहाँ पे अलग है। मुद्दे की बात समझिएगा, अगर हम कहते हैं सबको अपने अपने कपड़े धोने चाहिए, तो आप मंगलवार को धोइए, बुधवार को धोए, कोई गुरुवार को धोए, कोई नहीं धोए, कोई एक ही कपड़ा वैसे ही पहने। सबका अलग अलग काम है, एक काम से दूसरे के काम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सभी अपना अपना काम करेंगे। लेकिन अगर आप पेड़ लगाए और हम दिन भर आड़ा मशीन लेके पेड़ काटते रहे, तो फिर यहाँ पे आपका प्लानिट ग्रीनर होने वाला नहीं है। तो एक टीम आइडेंटिटी हो जाता है। तो जब टीम वर्क आपको करना होगा तो आपको वहां पे क्या लगाना होगा? आर सेल्फ। और जब इंडिविजुअल आपको लगाना होगा तो क्या लगाना होगा? आर सेल्फ। तो ये पहले जान लिया जाए, लिख लिया जाए दोनों एग्जाम्पल। तो वी का इस्तेमाल दो रूप में होता है, एक टीम और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आर सेल्फ और आर सेल्फ। और अभिषेक कितना चाय पीता है? इतना चाय पी के जिंदगी में क्या करेगा? चलिए पहला पॉइंट, अगला हम लोग आते हैं यूज ऑफ इट। इसमें तो और कुछ खास है नहीं। यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, तो यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। नहीं लिखे थे? आराम से कल तक लिखी, कोई हड़बड़ी नहीं। कितना लिख रही है तुम दोनों जे? हाँ, सब कोई लिख लिया, लिखते जा रही है, अभी लिखी रही है। तुम लोग से बाद आया वो अभिषेक लिख के बैठ गया, अठनियों कोई नहीं लिख रहा है, ये अभी तक लिखी रही। अरे अब कितना लिखेगी?
एक किलेनवा को 2 बार लिख रही है क्या? अभी प्लानिटे लिख रही है, ग्रीनर लिखेगी ये बेटा, तुम चुट चुट लिखिए रहिए, आधा घंटा में लिख रही है, काहे इसे? हाँ, चलिए आगे आते हैं। अब हमारे पास है यूज ऑफ इट। ये इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ इट। बहुत सारे पॉइंट्स इस पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना। देखिए सबसे पहला, इट के फंडामेंटल रूल्स को जानते हैं, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, बेसिक या फंडामेंटल यूजेस। अगर आपसे कहा जाए कि इट का यूज कहाँ कहाँ होता है तो क्या बताएंगे? किसी को कोई जानकारी है? स्वागत है आपके विचारों का, कह सकते हैं। इट क्या क्या जानते हैं, कहाँ कहाँ यूज है? नॉन लिविंग के पहले, चलिए बहुत बढ़िया, तो होना ही चाहिए था। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉर नॉन लिविंग, ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंगुलर। नॉन लिविंग सिंगुलर रहेगा तो इट, प्लुरल होगा तो दे। ये मुद्दे की बात है, जान लीजिएगा। 4 को कटोरी रहेगा तो भी दे कहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में साइकोलॉजी बैठा होता है कि दे सिर्फ सजीव के लिए आता है। आखिर में इट का भी प्लुरल कौन है? दे ही तो है। चलिए पहला। दूसरा नियम, पॉजिटिव केस कहाँ आ रहा है? सिर्फ इट का यूज पूछ रहा है, सिर्फ इट। ध्यान में नहीं आ रहा होगा। मतलब एक ही यूज पता है। हाँ क्या बोल रहे थे? सब्जेक्ट नहीं है तो बहुत अच्छा, ये एक अच्छा यूज है। डमी, डमी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छा यूज है ये, या ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी है तो हम लोग इट के पास जाते हैं। जैसे कह दिया गया वर्षा हो रही है, अब चूंकि सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे? इट इज रेनिंग। ध्यान से, कोई व्यक्ति अगर बोल दिया आई नो, तो आई नो है तो अपने आप यहाँ पे जो छुपा हुआ शब्द आता है वो क्या होता है? इट। ये आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये वहां पे है। आई नो क्या होता है? आई नो इट। ये कब पता चलेगा? जब आपको आई नो का पैसिव बनाना होगा, अपने आप इट आ जाएगा। इट इज नोन टू मी, तो वो इट कहां से आया? पहले से बैठा हुआ है वहां पे। तो अगर कोई भी एक घटना है तो ये चीज होना चाहिए। इट इज रेनिंग, आई नो, ये हो गया डमी सब्जेक्ट या डमी। बहुत अच्छा। तीसरा, समय दिखाने के लिए पता होना चाहिए सबको। इट शोज टाइम, समय दिखाता है। इट इज 6 o'clock या 6:30, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथा, किड्स लेस देन 3 years। अरे हट भाई, लेस देन 3 years, 3 साल से कम के बच्चों के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, आपको फ्रीडम दिया गया। कारण यह है कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा खुद मूवेबल नहीं होता है। हालांकि एक जमाने में नहीं होता था, आजकल थोड़ा हो गया है, बात अलग है। तो 3 साल से कम उम्र के बच्चा का अपना कुछ चलता है नहीं। आप सोचो किसी के घर में गए, कोई छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास बेड पे सोया हुआ खेल रहा है, आप उससे पूछे भी नहीं, जाकर उठा लिए, बेटा मेरा कैसा है? हे बेटा, अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो रो नहीं रहा है, वो 4 गाली देना चाहता है आपको, दे नहीं पा रहा है। आप उसे पूछे उसका मन कि बेटा तुमको गोद में आना है कि नहीं आना है, तो उसको आप सामान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप कहीं गए, कहीं आपको किसी सोफा पे बैठना है, सोफा पे कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है, आप उसको उठाते हैं, बगल में रख देते हैं, आप बैठ जाते हैं। छोटा बच्चा क्या कर सकता है? क्या करेगा? रोएगा। तो इस लेवल के, इस स्तर के बच्चे को हम लोग क्या मानते हैं? इट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वही बच्चा है जिसका टिकट भी नहीं लगता है, क्योंकि आप उसको लगेज में लेके चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है जैसे आई हैव नेफ्यू, इट इज 2 years old। इसको काटना नहीं है। अच्छा, कोई यहाँ पे अगर ये लगा दिया है, नेफ्यू क्या होता है? भतीजी ना होता है। हाँ, तो अगर हम आपको सीज लगाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी तो उसका अधिकार ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
भतीजा होता है, हम कंफ्यूज है कौन भतीजा कौन भतीजा। अच्छा, नीस भतीजी होती है, नेफ्यू भतीजा होता है, इतना लंबा नाम भतीजा है। ठीक है, तो चलो, हमको लगा फ्यू है इसमें तो भतीजी होगी ना, लोग लोग लड़की मार देता है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ही हो जाएगा ना, तो अगर ही लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा है, वो तो उसका मौलिक अधिकार है। ईट लगा है तो काटना नहीं है। अगर 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल किया गया है तो ईट लीगल है, उसको काटना आपको नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला, लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी सेंटेंस हैज 2 clauses, the second clause should not end with a transitive verb. It is used as an object. समझिएगा, बहुत काम का नियम है। एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं ऐसा, I have always helped him, मैंने हमेशा उसकी मदद की है, and he knows, और वह जानता है। वाक्य गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे लगाना होगा इट। वहां पे जब आप सिर्फ लिखे थे आई नो, हमको कोई दिक्कत नहीं था, आप इट नहीं लिखते तो भी वाक्य सही था, वहां पे इट छुपा हुआ था। बट जब आप क्लॉज की संख्या 2 कर देंगे तो सेकेंड क्लॉज ट्रांजिटिव पे एंड नहीं कर सकते हैं। बड़ा खतरनाक नियम है ये। मैंने हमेशा उसकी मदद की है और वह यह बात जानता है, तो यह बात कौन दिखाएगा वहां पे? इट। बिना इट के वाक्य पूरा होने वाला नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर हम ऐसा दे दें, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर फॉर आइसक्रीम बट सी डिनाइड। इसका मतलब मना कर दी। क्या मना कर दी? आइसक्रीम के लिए मना कर दी। तो ये कौन दिखाएगा? इट आपको लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपको लगे कि वाक्य में क्लॉज की संख्या 2 है और अंतिम क्लॉज और ये आपको गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि ये नियम पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे नहीं बनेगा। इस पे जब तक 50 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम के उस फ्लो में होता है जब आप टेंस देख लेते हैं, वर्ब देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, ध्यान में ही नहीं आता है कि ये भी देखना था। जब हम बताएंगे तो ध्यान में आएगा। तो अगर किसी भी सवाल में कोई एरर नहीं मिले, वाक्य पूरी तरह सही हो, एक बार अंत में जाके देखते हैं कि कहीं 2 क्लॉज है और ट्रांजिटिव पे अंत तो नहीं है। अगर है तो वहां पे क्या लगाना होता है? इट लगाना होता है। बहुत, अगर इसको सोचिएगा तो मेन में सीजीएल टीयर 2 में इसका क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, 100% मिलेगा। चलिए, टीयर 2 का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, जो आप पढ़ के जाइएगा उसके नियमों को खंडित करके वो क्वेश्चन देगा, या वैसा क्वेश्चन देगा जो आपको लगेगा बड़ा सिंपल है बट थोड़ा सा एक हिडन रूल वहां पे आएगा। तो उन चीजों को देखिए, फायदा करेगा। ये बहुत काम का नियम होता है इट का। ठीक है, चलिए इट के अगले यूज पे जरा आते हैं। अब सिंपल सा चीज है, एक वर्ड हमारे पास होता है इट्स और एक वर्ड हमारे पास होता है IT एपोस्ट्रॉफी S। तो ये जो चीज को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे प्रोनाउन में आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है इट इज। इसलिए अगर हमको कहीं दैट्स मिल जाता है THATS, तो हम क्या लगाते हैं उसको? दैट इज। तो ये ऐसा नहीं कि इट के साथ है, सभी प्रोनाउन के साथ है। इट्स में अगर एपोस्ट्रॉफी एस लग गया तो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है, इज का इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी भी ऐसे वर्ड में नहीं लगेगा जिसके अंत में एस हो। जैसे दिस इज को नहीं लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दिस इज के अंत में क्या है? एस है, तो नहीं लिखेंगे, बट दैट में लगा देंगे, दैट्स इज। ठीक है, अच्छा व्हाट में भी लगा सकते हैं, व्हाट्स मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज। ठीक है, विच नहीं लगाते, चार है ना, श का उच्चारण है विच। ठीक है, चलिए विजलिंग साउंड है, ऐसा बहुत बार होता है। आई विल को आदमी क्या लिख देता है? ILL। तो ये एपोस्ट्रॉफी एस अगर आप किसी प्रोनाउन में देख लें
आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है अगले हेल्पिंग वर्ब को दिखाने के लिए। इसीलिए अगर किसी को आई हैड लिखना होगा तो वो कैसे लिखेगा, वेरी गुड। और आई वुड लिखना होगा तो आई और एल डी। और आई कुड लिखना होगा तो भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये अब अंदाजा लगाना होता है कि कहाँ कुड लगेगा कहाँ वुड लगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो इट्स और इट्स में फर्क याद रखिएगा। ये इट्स पोजीशन है, ये इट्स पोजीशन है। अगर हमको इसका दिखाना है, इसका, हमको ये वाला इट्स चाहिए। और अगर इट इज दिखाना है तो ये वाला इट्स चाहिए। इस पे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत आसान होता है, बन जाएगा, लिख लीजिए। चलिए, ये हो गया यूज ऑफ इट। और अगर पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को हम याद करें तो वी बता दिया गया, ओवरऑल नियम बता दिया गया, सीक्वेंस बता दिया गया, इट का नियम भी हो गया, यू का कुछ खास नियम है नहीं, ही सी इट का कुछ खास नियम है नहीं। तो लगभग ये पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब अब पर्सनल प्रोनाउन में कुछ खास बचा हुआ नहीं है, आगे बढ़ा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सब। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, चलिए यहाँ पे 3-4 एक साथ क्लियर हो जाएगा। आराम से इसको पढ़ते हैं। अभी तक में तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। इट क्लियर है, इट माइंड में रखिएगा, इट पे क्वेश्चन आता है, इट इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासतौर से डमी सब्जेक्ट और डमी ऑब्जेक्ट वाला नियम। देखिए, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, subject of a sentence must be a noun or a pronoun। ये ग्रामर के फंडामेंटल नियमों में से एक है। और दूसरा, द वर्ड विच गिव्स additional information and comes before a noun is an adjective। लिख लीजिए दोनों को। आप लोग हालांकि जानते हैं, फिर भी आज इसका इस्तेमाल होगा। सिर्फ इसके इस्तेमाल से पढ़ाई थोड़ा छोटा हो जाता है, बहुत लंबा नहीं पढ़ाना पड़ता। आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अरे सुमित लिख भी रहा है, पढ़ बिल्कुल नहीं रहा है। पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है सुमित? कितना झूठ बोलता है, सच बोला कर भाई, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ना। सोचो, बैच में सबका नौकरी हो जाएगा, लेकिन सबका नहीं होगा, एक दो है तुम्हारे श्रेणी का। कैसा लगेगा अगर किसी का हो जाएगा तो? किसी का होगा, तुम्हारा क्या नहीं होगा। पढ़ ठीक से। कल कितना देर पढ़ा था? पढ़ाई नहीं है तो टाइम कैसे देखेगा? उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। अंदाजन कितना देर पढ़ा? 2 घंटा के आसपास। क्या क्या पढ़ा? ज्योग्राफी पढ़ गया पूरा? हाँ, गर्द उड़ा दिया लड़का। 2 घंटा ज्योग्राफी पढ़ा? बाप रे बाप, 10 मिनट में कपाड़ दर्द हो जाता है। 2 घंटा? लड़का में तो हिम्मत है, साहस है। इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा, अब बोलना भी मत तो बोलेगा तो फंस जाएगा, फिर पूछेंगे क्या पढ़ा। क्या है कि हम लोग जब गांव में पढ़ते थे तो हम लोग अलग अलग नियम बनाए हुए थे
कि ई चचा आएंगे तो कौन सब्जेक्ट निकालना है। एगो चचा आते थे तो उनका मैथ खराब था, हम लोग मैथ ही निकाल के बैठते थे। वो जाएंगे, दूसरे आएंगे, ठीक है, उनका अगर मैथ बढ़िया था तो इंग्लिश निकाल के बैठते थे, उनको इंग्लिश नहीं आता था। तो हम लोग व्यवस्था बनाए हुए थे कि कौन आएगा तो क्या निकालना है, और सबका फिक्स था, सबको वही निकालता था। अगर एक को टीम में से गड़बड़ा गया तो धपा जाएंगे ना हम लोग जी, कहियो ना कहियो तो फंसे। ठीक है, 2 आदमी एक साथ आया तो ये फंसे। तो जो तुम नियम बनाया है, कहीं 2 मास्टर एक साथ पूछ देगा तो कहियो तो फंसेगा। तो पढ़ ले मेरे भाई, उससे बढ़िया। चलिए, एक मेरे चाचा है तो है बड़ा बवाल आदमी, तो आए थे पटना में, तो उनके बारे में, वो अगर मोटा किताब देखते तो बड़ा इंप्रेस होते हैं। खाली मोटा किताब रखिएगा, फिर आपको बड़ी सपोर्ट करेंगे। तो आए तो हम मार्केट गए, एगो जीके का किताब आता है इतना मोटा, ठीक है, हाँ इतना मोटा आता है वो, 7 वॉल्यूम में खरीदोगे तो इतना मोटा मोटा मिलेगा। खाली जाके बोला ना मोटका जीके वाले किताब दीजिए, दे देगा वो, ठीक है, फेमस है मार्केट में, ठीक है। तो जीके तो कोई पढ़ना वढ़ना था नहीं, सोचिए कि हम कर रहे थे बीटेक, और वो आए तो हम जाके जीके किताब लेके आए। जीके लेके आए, वो जो पीढ़ा आता है जिसपे गीता खोल के पढ़ा जाता है, वो वाला पीढ़वा लेके आए। और सुबह चाचा को आना था, हम घर में लाके पीढ़ा किताब सजा दिए, अब बैठ गए, अब इंतजार कर रहे कब आए, पीढ़ा बंद नहीं कर रहा है। आधा किताब खोल दिए थे, आधा बंद था, इंग्लिश में था, हिंदी में होता तो धरा जाते। चाचा आए, उस जमाने में फोन नहीं हुआ करता था, तो चाचा का रूम का एड्रेस था, आए डायरेक्ट, बस गेट बजा में इंतजार कर रहे थे। ऐसा जाकर अच्छा अच्छा प्रणाम प्रणाम, आए अंदर, बुआ हई के कर किताब हो, बोले हमरे है, आधा पढ़ गए बड़ी, बोले हाँ, अपने पापा आधा पढ़ गए बा लड़का हमार, आधे बचल बा किताब है, इतना मोट मोट किताब बोला। बोले ठीक है, हो गया, हमारा लाइफ सेट है। अब उसके बाद से आज तक गांव में जब भी कोई हमको कुछ बोलता है, चाचा तारा बुझाता जितना किताब पढ़ ले बा, हे मोट बबुआ किताब रहा हम देख ले बानी, लड़का पूरा पढ़ गया लकड़ा के। बोले जी चाचा वेरी गुड, एकदम मेंटेन रखिए इसी क्रेज को, आज तक वो सपोर्ट चल रहा है। चलिए, आते रिलेशन बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, अब जरा नियम ये है, जरा पढ़ाई का शुरुआत करते हैं यहाँ से एग्जाम्पल से, ठीक है। आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 हमारा होता है, एक व्यक्ति लिखता है दिस इज माई कार, ठीक है। दूसरा लिखते हैं दिस कार इज माइन। अगर नियमों को देखा जाए यहाँ पे, तो लिया था सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दें एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक वाक्य में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ग्रामर का फंडामेंटल नियम है। और फंडामेंटल नियम है कि कोई शब्द अगर नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और नाउन के पहले बैठा हुआ है तो वो क्या है, एडजेक्टिव। सीधा सा नियम है ये, ग्रामर 2 फंडामेंटल नियमों को देकर बैठा हुआ है। तो अगर इस वाक्य में देखा जाए तो इस वाक्य में वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, दिस है। तो अगर दिस सब्जेक्ट है और ये नाउन नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या है, ये प्रोनाउन है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार नाउन है, और नाउन के पहले अगर कोई शब्द बैठा हुआ है और वो बतला रहा है कि पार्टिकुलराइज कर रहा है, तो पक्का क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। इसी को बाद में नाम दिया गया डिटरमाइनर, जो कि आपको डिटरमाइन कर रहा है। तो आर्टिकल और डिटरमाइनर दोनों एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ए एंड द भी किसके अंतर्गत आएगा, एडजेक्टिव के अंतर्गत। आर्टिकल कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो तो नहीं है, तो ए एंड द भी क्या है, एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव के अंदर में 2 हिस्से होते हैं, आर्टिकल और डिटरमाइनर। अच्छा, इसको सिंपली समझ लिया जाए, आर्टिकल और डिटरमाइनर क्यों बनाया गया, बड़ा सिंपल तरीके से बनाया गया। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं पेन, ध्यान से समझना, हम एक वर्ड लिख दिए पेन, तो पेन बोले तो ये तो दुनिया भर का पेन हो गया ना सर, दुनिया के सभी पेन को पेन बोला जाएगा। तो इंग्लिश बोला कि सिर्फ पेन आप नहीं बोल सकते, सिर्फ आप पेन बोलेंगे तो आप दुनिया भर के सभी पेन का बात करेंगे। जैसे अगर हम बोल दें पेन इज माइटियर देन सोल्ड, तो सभी पेन आपका तलवार से क्या है, मजबूत है। मतलब ऐसा कहने का तरीका है, दुनिया के सभी तलवारों से सभी पेन क्या है, मजबूत है। अब अगर मानो वहां पे कोई पेन रखा हुआ है और अगर हम बोल दे पेन इज देयर, ध्यान से देखो, हम क्या बोल दें, पेन इज देयर, तो क्या दुनिया भर के सभी पेन वहां पे रखे हुए हैं, नहीं। ये तो बवाल का बात हो गया भाई साहब, तो बोला वाक्य तो आपका गलत हो गया। यहाँ पे वाक्य सही था, आप दुनिया के सभी कलम का बात कर रहे थे, बट यहाँ पे आप दुनिया के सभी कलम का बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको कम कीजिए। तो कम करने के लिए बोला कि मेरे पास 3 तरह का वर्ड है, एक है मेरे पास ए, एक है मेरे पास एन जो एक ही कैटेगरी में है, और तीसरा मेरे पास क्या है, द।
दो कैटेगरी हुआ, एक और दो, और तीसरा कैटेगरी बचा हुआ है। ए अथवा एन का दो मतलब होता है। ए एन या तो एक दिखाएगा या अननोन दिखाएगा, एक या अननोन। अगर हम बोलते हैं अ पेन इज देयर, तो अ पेन का दो अर्थ होता है। एक तो बोलेंगे एक पेन वहां पे है, एक बोलेंगे कोई अननोन पेन है जिसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे अगर आप हमसे कोई पेन मांगे, बोले सर एक पेन दीजिए हमको, मेरे पास पेन नहीं है, तो हम बोलेंगे वहां पे एक पेन रखा है, ले लीजिए। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ पेन। दूसरा, आप क्लास खत्म हो गया, क्लास के बाहर गए और आपको बोलना है कि कोई पेन बेंच पे छूट गया है, तब क्या बोलेंगे? अ पेन इज देयर ऑन द बेंच। अ पेन, तो आप यहाँ पे क्या बोले? अननोन, उस पेन के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो वाक्य के सेंस के अनुसार ए एन दो काम करता है, या तो एक दिखाएगा या क्या दिखाएगा? अननोन। क्लियर है? द क्या करता है? पार्टिकुलर, उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये भी तो निश्चित हो गया कि किसका पेन है। जैसे अगर अगर यहाँ पे कोई पेन रखा है तो हम क्या बोलेंगे? द पेन, क्योंकि ये मेरा पेन है तो उसको क्लियर कर दिया। अब अगर कोई बोल देता है माई पेन, तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? मेरा पेन। अगर हम बोल दिए योर पेन, तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, हम बोल दिए दिस पेन, तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? हम बोल दिए दैट पेन, तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो वर्ड निश्चित कर दे रहे हैं, इसी का नाम क्या है? डिटरमाइनर। क्या नाम है इसका? डिटरमाइनर। ये डिटरमाइन कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब क्या होता है? सुनिश्चित कर देना। तो आर्टिकल भी वही काम करते हैं, बस आर्टिकल वो काम डिफिनिट और इनडिफिनिट तरीके से करते हैं, और डिटरमाइनर वो काम निश्चित तरीके से करता है। तो यहाँ पे जो माई है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है? डिटरमाइनर, निश्चित कर दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखा जाए तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस था यानी प्रोनाउन था, और यहाँ पे एडजेक्टिव माई था। दूसरे सेंटेंस में कार के पहले क्या आ गया है? दिस। अब दिस यहाँ पे क्या हो गया? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना। तो 2 मिनट पहले दिस क्या था? वाक्य का सब्जेक्ट था तो प्रोनाउन था। 2 मिनट के बाद दिस क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव था। तो ये जो वर्ड है जो कभी एडजेक्टिव था कभी प्रोनाउन हो गया, इससे पता चला कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में बड़ा खास रिलेशन है। एक ही वर्ड का एडजेक्टिव में और एक ही वर्ड का प्रोनाउन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम एक वाक्य ऐसा लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, और अगर हम एक वाक्य लिख दिए ऑल आर प्रेजेंट, तो दोनों में फर्क एक ही है। बस फर्क यह है कि यहां पे जो ऑल है ये क्या है? प्रोनाउन, और यहां पे जो ऑल है क्या है? एडजेक्टिव। मतलब ऑल वास्तव में एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है ये हम नहीं बता सकते हैं, हमको वाक्य देख के पता करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्ड्स डेवलप हुए तो पता चला कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में कुछ रिलेशन है। जो वर्ड आज एडजेक्टिव है वो कल क्या हो सकता है? प्रोनाउन भी हो सकता है। जो कल प्रोनाउन है वो क्या हो सकता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है। इस नियम को देखते हुए, ध्यान से देखा जाए, पहले रुकिएगा, इस नियम को देखते हुए प्रोनाउन प्रत्यय में एक नियम आया, एडजेक्टिव प्रोनाउन रिलेशन। एडजेक्टिव प्रोनाउन रिलेशन, और कुछ वर्ड्स को बांट दिया गया। वर्ड्स का नाम दिया गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव। दूसरा वर्ड का नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरे वर्ड का नाम दिया गया इंडिफिनिट। जनरली, और कहा गया कि जो तीनों वर्ड है ये एडजेक्टिव भी है और साथ में क्या है? प्रोनाउन भी है। आपको वाक्य पढ़ के पता चल जाएगा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से हैं? इसमें 4 वर्ड दिया गया, दिस, दैट, दिस और दोस। क्योंकि बाकी वर्ड को एडजेक्टिव अपने पास रख लिया डिटरमाइनर के नाम से, माई या बड़ी और दियर को रख लिया, बोला हम देंगे नहीं, ये हमेशा से क्या रहेगा? एडजेक्टिव ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से वर्ड हमारे पास आ गए? ईच, एवरी नहीं आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास आ जाएगा इधर, हमारे पास आ जाएगा नीदर, हमारे पास आ जाएगा नन। ठीक है, और इंडिफिनिट में हमारे पास क्या आ जाएगा? वन, ऑल, सम, फ्यू, etc। सब हमारे पास क्या है? इंडिफिनिट। तो ये जो 3 तरह के वर्ड हैं ये आवश्यकता पड़ने पे एडजेक्टिव भी है और आवश्यकता पड़ने पे प्रोनाउन भी है। कैसे पता चल जाएगा? अगर एक सेंटेंस हम आपको ऐसा लिख दें, दिस पेन, तो यहाँ पे पेन क्या हो गया? एडजेक्टिव। और अगर हम लिख दें आपको दिस इज, तो यहाँ पे दिस क्या हो गया?
प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम एक ऐसा सेंटेंस लिख दें, ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पे ईच क्या हो गया, एडजेक्टिव। और अगर हम एक वाक्य लिख दें ईच इज, तो यहाँ पे इज क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अगर हम सेंटेंस एक ऐसा लिख दें, ठीक है, वन इज कॉलिंग यू, तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है ना। और अगर हम लिख दें वन मैन इज देयर, तो यहाँ पे वन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अपने आप पढ़ के पता चल जाएगा, मतलब डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडिफिनिट। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड पता चलना चाहिए, और इन वर्ड को आप अब वाक्य में देख के पता कर लेंगे कि एडजेक्टिव है या ये प्रोनाउन है। अब इसके रूल्स को आगे पढ़ लेते हैं। चलिए तीनों को पहले लिख लिया जाए। हम यहाँ कहीं नहीं लिखा एडजेक्टिव प्रोनाउन, स्वयं से टिक लगाना है, कौन एडजेक्टिव है कौन प्रोनाउन। एवरी नहीं लिखे, कुछ सोच समझ के, अभी लिखेंगे आगे। कितना लिखी, अच्छा बार लिख ली इस बार, वेरी गुड। लिख ली सृष्टि, पर उसको लिख लिया, पढ़ेगा नहीं, उसको पढ़ो भाई। चलिए ये हुआ कि तीनों का ओवरऑल आइडिया आ गया कि डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है और इंडिफिनिट क्या होता है। नींद आ रहा है ज्योति कुमारी? तो देख के ही लग रहा है कुछ नहीं है। अभी हम बोल देंगे ना कि सो जाओ, हम निकल जाते हैं, तुम तब से जग जाओगे। उस सारा प्रॉब्लम है कि भी पढ़ाई करना है, तो नींद इसी से आता है। ठीक। अच्छा कभी देखोगे मन करेगा बहुत सो जाए, एकदम नींद आ रहा है, जैसे सोने जाओगे भटकोइया जैसा आँख खुल जाएगा, फिर फोन निकालोगे, फिर निशाचर जैसा रात भर फोन देखोगे। ठीक है, तो ये सब नहीं कह रहे कि जब ग्रह नक्षत्र बिगड़ता है ना तो खराब लक्षण आता है ये कॉस्मिक वेव्स में, वही है। चलिए आगे बढ़ा जाए आराम से। हाँ, अब सबको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक आइडिया लीजिए, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिफरेंट। अच्छा, इस पढ़ाई का एक फायदा ये है, कल को अगर हम एक वर्ड आपको देते हैं, ठीक है, विच कलर इज दिस, तो आपको पता है इस वाक्य में विच क्या है, क्यों एडजेक्टिव है, कलर के पहले बैठा हुआ है ना। तब आप इसको पहचानने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कोई भी शब्द है, कोई भी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के अलावा कोई भी प्रोनाउन है, वो सारा प्रोनाउन क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। वास्तव में वो एडजेक्टिव ही था, बाद में वो क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, अगर वो नाउन के आगे बैठा हुआ है तो। लेकिन अगर हम ऐसा पूछ दें, विच इज योर फेवरेट कलर, तो यहां पे विच क्या है, बिल्कुल प्रोनाउन हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को लेने से फायदा ये होता है कि कोई भी वर्ड आएगा, अगर वो हमको नाउन के साथ आ जाएगा तो क्या हमको दिख जाएगा, एडजेक्टिव है, वही एडजेक्टिव है। अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो ये क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। डिमोस्ट्रेटिव है तो क्या हो जाएगा, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या दिमाग में, तो ये हमेशा माइंड में रखा जाएगा। अब सबके रूल्स को अलग अलग पढ़ा जाएगा। और हाँ, एक बड़ा संतुलन होता है वाक्य में, कभी आप लोग गौर नहीं किए, जरा ध्यान से एग्जाम्पल को देखिएगा। यहाँ पे इस वाक्य में एक प्रोनाउन था तो एक एडजेक्टिव था। अच्छा, इस वाक्य में भी एक प्रोनाउन तो एक प्रोनाउन तो एक एडजेक्टिव। संतुलन देख रहे हैं, कभी वाक्य अपने संतुलन को बिगड़ने नहीं देता है। जैसे हम दिस को क्या किए, एडजेक्टिव बनाए, माई क्या बन गया, माइन, और माइन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ भी अगर हम वाक्य को देखें, जो एग्जाम्पल हम अभी लिखे हैं, जैसे विच को हम यहाँ पे प्रोनाउन बनाएंगे, देखिएगा एक और एडजेक्टिव हमको देना पड़ेगा। ऐसे मतलब वाक्यों में थोड़ा सा एक संतुलन रहता है, हमेशा माइंड में रखिएगा। खैर ये तो आगे की बात है। अब आते हैं सबके रूल्स को देखते हैं। तो हमारा रूल्स है आपका, रूल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखा जाए, रूल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
रूल्स ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो आराम से इसको कंप्लीट करते हैं, अभी भरपूर समय है, तो आए ही लेट से हैं, 10:05 ही हो रहा है, आराम से देखते हैं। पिटबो करेंगे, पढ़ाए कहाँ रे, 10 20 25 बताइए क्या, 25 मिनट पढ़ाएंगे। अभी मेरे पढ़ाते हुए टाइम हुआ हमको, रिकॉर्डिंग कहाँ है, 35 मिनट। बेइज्जती है, बाहर जाएंगे क्या मुंह लेके बाहर जाएंगे, प्रमोद सर कैसे देखेंगे भूत जैसा, 35 मिनट पढ़ा के आ गया है। रूल्स ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए पहला, सबसे पहली बात तो 4 वर्ड आपके पास है, दिस दैट दिस दोज। तो पहला नियम सबसे बड़ा आसान है, ये सबको पता है कि दिस या दैट अगर लिखा जाएगा इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना है। इससे इंपॉर्टेंट नियम तो धरती पे बना ही नहीं है आज तक। और अगर दिज या दोज लगाना है, ये लिखवाना पड़ता है ना, तो आदमी को मन करता है कि जमीन में गड़ जाए। प्लस क्या लगाना होगा आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये नियम आप लोग जान लीजिए, बहुत ब्रह्मांड का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको कभी भूलना मत। अच्छा, दुख किस बात को होता है कि 2-4 को इसमें भी गलती करता है। कल टेस्ट में तो क्वेश्चन मिलेगा और दिस के बाद सिंगुलर रहेगा, सॉरी आपका प्लूरल रहेगा, उसको गलती नहीं दिखेगा, 3 बार पढ़ेगा। तो ये सब चीज माइंड में रखेगा, बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ाई का नियम क्या है देखिए, क्वेश्चन से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 आपको दे देगा क्वेश्चन, द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन पटना। ये क्वेश्चन का पहला टाइप, और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत होने का रीजन क्या है कि जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो वेदर का कंपैरिजन आप पटना से कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। वेदर का कंपैरिजन वेदर से करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप सही करके इसको लिखने जाएंगे, द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन द वेदर ऑफ पटना। द वेदर ऑफ पटना ये लिखेंगे तो फिर वाक्य को काट दिया जाएगा और ये बोलेगा कि वेदर का 2 बार रिपीटेशन आपको नहीं करना था, और यहां पे वो कहेगा कि वेदर का क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। और प्रोनाउन क्यों बनाए हैं, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए। तो जब नाउन का रिपीटेशन करेंगे तो फिर प्रोनाउन बनाए किस लिए, तो वो बोलता है ऐसे मौके पे अगर कोई नाउन दोबारा आया है तो उसके बदले आप किसका इस्तेमाल कर दीजिए, दैट का। किसका इस्तेमाल कर दीजिए, दैट का। अरे पूरा वाक्य क्या बन जाएगा आपका, आपका वाक्य बन जाएगा, द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। दैट ऑफ पटना बड़ी काम का नियम है, याद रखिएगा। सिर्फ दैट ऑफ ही होगा, ये दैट ऑफ किसको दिखला दिया, वेदर ऑफ को। वाक्य हो गया सही। तो अगर पहला वाक्य लिखा गया तो वो भी गलत है, दूसरा लिखा गया तो वो भी गलत है, तीसरा वाक्य सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे वेदर की जगह रोड्स हो जाता, किसका इस्तेमाल करते हैं, दोज ऑफ। किसका इस्तेमाल करते हैं, दोज ऑफ। तब रूल ऐसा लिख देते हैं, while comparing keep in mind। कंपेयर करते समय दिमाग में क्या क्या रखना होता है, पहला बात, कंपैरिजन ऑफ सेम यूनिट्स इज डन। सेम यूनिट का कंपैरिजन होता है, कभी भी अलग अलग यूनिट का कंपैरिजन नहीं होता है। वेदर का कंपैरिजन वेदर से होगा, रोड का कंपैरिजन रोड से होगा, पटना का कंपैरिजन दिल्ली से होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट हो जाएगा। दूसरा, इफ सिंगुलर नाउन इज रिपीटेड यूज दैट। अच्छा, दैट यूज नहीं करना है, दैट ऑफ। ऑफ वहां पहले से मौजूद है, आप गौर कीजिए, ऑफ तो पहले से था ना, तो हम लोग रट जाते हैं कि दैट ऑफ लगाना है। दैट ऑफ नहीं लगाना है, क्या लगाना है वहां पे, दैट ऑफ पहले से मौजूद था, उसको हम लोग लगाए नहीं है। ये बड़ा काम का नियम है, याद रखिएगा, यूज दैट ऑफ। और इसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे, इफ प्लूरल
नाउन इज रिपीटेड यूज दोज ऑफ, तो यहाँ पे दो का इस्तेमाल होता है, दैट ऑफ और दोज ऑफ, उसमें से भी ऑफ पहले से लगा हुआ रहता है। एक क्वेश्चन इस पे देते हैं, थोड़ा फायदा करेगा इसी को समझने में। और अजय चिंतित लग रहा है, हाँ? क्या रुझान है, कौन जीत रहा है वहां पे? यहाँ पे तुम बैठ के जमुई का ये ले रहा है अपडेट, कितने बजे तक क्लियर हो जाएगा जी रिजल्ट? 3-4 बजे, 2 बजे तक अंदाजा लग जाएगा ना। तो लगभग 10 बज ही गया। हम्म, शाम के क्लास के पहले आ जाएगा रिजल्ट, फिर मोदी जी आ जाएंगे, ऐसा ना आते वैकेंसी पे दाएं बाएं कर देते हैं। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, ठीक है? मोदी जी के जीतने का रीजन, पता है क्रेज किसको कहते हैं? क्रेज कहते हैं कि आपके पास तर्क किसी चीज का नहीं है लेकिन आपको व्यक्ति पसंद है, इसको कहते हैं मोदी जी। हाँ, लिटरली अभी के डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा तर्क नहीं कि मोदी जी को क्यों आना चाहिए, कांग्रेस को क्यों नहीं आना चाहिए। ऐसा कौन सा तीर मार दिए मोदी जी, लेकिन हाँ ठीक है, अब हैं तो हैं। हम लोग किसी को घर से निकालने में विचार नहीं रखते हैं, क्या बल्कि ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन हाँ एक लीडर तो है कम से कम, उधर तो कोई है ही नहीं। राहुल गांधी को तो हम नहीं लिखना पसंद करेंगे पीएम, हमको लिखने में खराब लगेगा, ठीक है? अच्छा, आपका प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी। हम देश बदल देंगे, मजाक नहीं लग रहा है। हम चल जाएंगे श्रीलंका में उधर से, कम वहां वाले को बोलेंगे ठीक है। काहे मारेगा, सबका इंग्लिश बड़ी खराब है। कभी यूट्यूब खोलना वहां पे, ठीक है, बहुत सारा बच्चा है पाकिस्तान से, बहुत मैसेज करता है हमको लगता है कि ऑन एन एवरेज डेली मेरे पास एक दो मैसेज आ जाता है, ठीक है, गलती से सब लिखता है, ठीक है, आई एम योर ह्यूज फैन, ह्यूज का स्पेलिंग HGE, हम बोल रहे ये कौन सा यूज है? ठीक है, तो लिखता है, तो एक बार एक लिखा था कि सर कभी आएगा पाकिस्तान घूमने, बोले रहे धमकी दे रहा है कि इनवाइट कर रहा है, बोले नहीं सर इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ पे आइएगा, बोले ठीक है, ऐसा तो कौन इनवाइट करता है? चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं, द आर्टिकल in this magazine is as long as that of that magazine। बाकी गलत है कि सही है? आराम से पढ़िए, और क्या गलत? ध्यान से पढ़िए, गलती दिख जाएगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए? एकदम सही बोल रही हैं, दैट इन दैट मैगजीन। कैसे लगा? देखिए, दिस मैगजीन के बदले यहाँ पे क्या लिखा गया? दैट मैगजीन। तो द आर्टिकल के बदले क्या लिखेंगे? दैट। यहाँ इन था तो क्या लगाएंगे? इन। वो लोग यहाँ फंस जाते हैं जो लोग याद कर लेते हैं कि दैट ऑफ लगाना है, दैट ऑफ नहीं लगा रहे थे हम, दैट लगा रहे थे, ऑफ वहां पहले से था, अब इन पहले से तो क्या लगेगा? इन लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल इन दैट मैगजीन, आर्टिकल के बदले क्या लगा दिए? दैट। इन तो पहले से रह गया ना, लिख लीजिएगा। तो दैट ऑफ लगाने कोई नियम नहीं है, दैट लगाने का नियम है। और आर्टिकल्स होता तो दोष कर देते ना, दोष कर देते। लिख लिया तो पढ़ेगा नहीं उसको, यहाँ तो हमारे बाबूजी नहीं पढ़ पाएंगे, तुम क्या पढ़ेगा? पढ़ो उसको ठीक से, अपने कॉपी में पढ़ो।
आज जो बाबूजी मेरा हैंड राइटिंग देखते हैं तो फिर हैंड राइटिंग देखते हैं, फिर हमको देखते हैं, फिर हैंड राइटिंग देखते हैं, बोले अरे हो गया मर्द, कितना बेइज्जत कीजिएगा जी, हैं? जानते हैं किसी चीज के पीछे आप डेलिबरेटली पढ़िएगा ना, एकदम डेलिबरेटली, वो चीज आपको प्रकृति नहीं देगा। ठीक है, मेरे पिताजी का बड़ा शौक था कि मेरे बच्चा सबका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो, खास तौर से मेरा, पता नहीं हमको बचपन में क्या देखिए कि इसका और तो कुछ अच्छा है नहीं, हैंड राइटिंग अच्छा करते हैं इसका। ठीक है, तो बेचारे बहुत मेहनत की है। कांडा समझते हैं, कांडा देखें खेत में उगता है, ठीक है, लकड़ी जैसा होता है, उसको छील के और दवात में लोग उसको डुबा डुबा के लिखते थे। ठीक है, उससे अच्छा हैंड राइटिंग बनता था। हम कम से कम 5-6 साल कंडा से लिखे हैं, तब ही हाल है। ठीक है, उसके बाद हम बहुत दिन तक पेंसिल से लिखे हैं, उसके बाद हम पेन से लिखे हैं, उसके बाद आज हम हर चीज से लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं। यार जो है वो है, आप प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं। ये बेचारे प्रयास बहुत किए। एक बार हम सोचे थे कि कभी हैंड राइटिंग अच्छा करके उनको कुछ लिख के दिखाएंगे। क्या है ये? जेड है, ये आई है, आई का बुंदुआ देखो बगल में नाच रहा है, अपने आप ही एस है, कौन पढ़ेगा इसको एस? हाँ, लगता तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन ठीक ही है, कोई खास खराब भी नहीं है। ये एन है, काहे ला एन है, नहीं मिला जुला के सब ठीक ही लगता है, एगो दो छोटा हो जाता है तो थोड़ा बड़ा कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं। चलो आते हैं, अब मैं अच्छे से लिखूंगा इस पर। आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा गया हमसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत दिक्कत है भाई लिखने में, सांस सांस रुक जाएगा आदमी का धीरे धीरे लिख के। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहली बात ये है, वर्ड हमारे पास आता है इच, दूसरा वर्ड हमारे पास आता है इधर, तीसरा वर्ड हमारे पास आता है नीदर, और चौथा वर्ड हमारे पास आता है नन। ठीक है, अच्छा एवरी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, याद रखा जाए, एवरी कभी प्रोनाउन नहीं है, एवरी एडजेक्टिव है, इसीलिए एवरी कभी अकेले नहीं आता है। लेकिन एवरी स्टूडेंट आएगा, एवरी डे आ जाएगा, एवरीथिंग आएगा, एवरी के बाद हमेशा क्या रहेगा? नाउन रहेगा ही रहेगा। तो चूंकि रूल यही है, कौन सा एडजेक्टिव है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसलिए आदत हो गया हम लोग को लिखने का। ठीक है, तो लिख दिया गया, बट वो है एडजेक्टिव, नियम यही रहेगा। पहला नियम ये है कि अगर ये शब्द वाक्य में आ गए तो इसके बाद जो वर्ब रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर वर्ब, पहला नियम। अच्छा वर्ब अगर सिंगुलर रहेगा तो जाहिर सा बात है कि अगर कोई प्रोनाउन है तो जो पॉजिटिव केस रहेगा प्रोनाउन का वो कैसा रहेगा? सिंगुलर, क्योंकि वर्ब सिंगुलर तो पॉजिटिव केस भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। एग्जांपल आपको दे देते हैं, each student has done their work। गलत है कि सही है? गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? वेरी गुड। तो देयर का क्या कर दे बुआ? देयर का सिंगुलर क्या होता है? हिज। आप हर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। जब मेरा वर्ब सिंगुलर है तो आगे आने वाला कोई भी प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। प्रोनाउन वर्ब रिलेशनशिप हमेशा याद रखिएगा। इंग्लिश में एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन वर्ब रिलेशनशिप। अगर वाक्य में प्रोनाउन सिंगुलर है तो आगे आने वाला आपका वर्ब सिंगुलर है तो आगे आने वाला प्रोनाउन कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा, प्लुरल नहीं हो सकता है। और अगर प्रोनाउन प्लुरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लुरल ही होना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन उचित नहीं है तो वाक्य में कुछ ना कुछ गलती है, याद रखिएगा। क्या बोले, समझ में आए चाइनीज भाषा में? ठीक है, लिख लो पहले फिर समझाते हैं। नीलम लिख ली, कितना लिखेगी? लिखते जा रही है आधा घंटा से, समझो भी उसको बेटा। लिख लिया अभिषेक? अरे तुम्हारा हम कितना धन्यवाद करें, कल तुम्हारे वजह से हम जिंदा बच गए। वो भला हो तुम्हारे पंप का। अरे बाप रे,
एक ठो पता नहीं क्या मेरे घर में कल लोग ऑर्डर किया, वो जिसमें बचवा डूब के नहीं नहाता है, फुलाने वाला होता है। ठीक है, तो हमको फोन है, हम बोला कुछ छोटा मोटा चीज होगा, तो मैडम बोले कि एक तो पंप चाहिए वो फुलाने के लिए, बोले आके फूक देंगे फुल जाएगा। ऐसा क्या है ये भाई वाह। उसको देखिए कि मेरा सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, बहुत बड़ा था। कद हम उसको फूके, फिर खूब फूके, फिर जितना फूक सकते थे फूके, वो हिला भी नहीं। वो इतना बड़ा था कि हम उसके अंदर चले जाएं। उसके बाद वो जो छोटका बलूनवा फुलाने वाला पंप आता है, उसको लेकर हम पंप मारे, खूब मारे। हमको लग रहा है कि 20-25 मिनट, मैंने हाथ दर्द कर गया, पीठ दर्द कर गया, ना हिला। ठीक है, तो भला अभिषेक तुम्हारे पंप का यार, जब उसमें हम डाले वो पंप फूला, वो तो पता है वो कितने फीट का फूला है? 6 फीट ऐसे था, 5 फीट ऐसे था। मेरे जैसा 2 गजी उसमें अंदर सो जाता। हम बोले ये यार इस घर में फूकने बैठते आज, हम तो मतलब निकल ही लेते हैं, फिर तो आते ही नहीं वापस दोबारा जिंदगी में। बोले अरे भाई बड़ी खतरनाक चीज था भाई। कभी आदमी को ना दूर से चीजों को आंकना नहीं चाहिए, और सामने वाले को एक्सप्लेन भी अच्छा करना चाहिए ना। बोले कि एक तो फुलाने वाला आया है, फूल नहीं रहा, बोले फुलाने वाला आके फुला देंगे, हमारा क्या लगा हुआ है। बहुत दिक्कत था भाई। चलिए, और ऊपर से सबसे दुख का बात क्या है कि आप फुला थके हुए हैं, तो उससे छोटी सी बेटी साइड में आएगी, नहाना है। हम बोले फुला रहे बेटा, फिर आएगी नहाना है। अब उसको देख के आपको मन करेगा इसको डांटें, प्यार करें, मारें, कि अपने आप पे दया खाएं। अरे ठीक है, तुम ही लोग का मस्त लाइफ। हम लोग जब छोटे थे तो गार्जियन पता बड़ी मार मारता था, वो प्रजातीय गायब हो गया। हम लोग में तो ताकत ही नहीं था यार, पता नहीं हम लोग गलत जगह पैदा हो गए थे, गलत टाइम पे डिलीवरी हो गया था। हम लोग अगर गार्जियन से जाके बोल देना ये चीज चाहिए, पहले चट से लगेगा आपका 180 डिग्री गर्दन घूमेगा, आपको लगेगा हम तो यहाँ थे ही नहीं। फिर अब देखेंगे अच्छा सामने से, तुम मांगा कैसे कोई चीज, इतना तुम्हारा दिन हो गया तुम मांगेगा। और उसके बाद वही गार्जियन आज तक कहता है कि तुम लोग का कोई भी चीज हम लोग मांगने दिए हैं पूरा कर दिए। बोला अच्छा मांगने दिए, ये बोलिए मांगने नहीं दिया गया, तलवार की नोक पे जिला गया बच्चा को, है? और आज का बच्चा अलग लेवल का है। ठीक है, कष्ट है जीवन पर डिस्ट्रीब्यूटिव परिणाम, यही है लाइफ। चलो, तो ये है हमारा, जरा वर्ड को देखते सबसे पहले समझिएगा, अगर वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया है तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर, पहला नियम है। ठीक है, अच्छा हालांकि हमें जो लिखे हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिए तो एडजेक्टिव लिख दिए है ना, इसको प्रोनाउन करना को तो क्या करेंगे? बन गया प्रोनाउन, ईच लगा दिए, ईच हैज डन, फिर भी देयर नहीं होगा, वहां पे क्या होने वाला है? हिज या हर भी होना, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो प्रोनाउन, सबको कोई मतलब नहीं है। अगर ये शब्द आ गए तो वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर, और आगे का प्रोनाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। ये हमेशा माइंड में रखना है, प्लुरल नहीं होना चाहिए अगर वाक्य में आ गए हैं तो। अब जरा नियमों को ठीक से पढ़ते हैं। ईच जो वर्ड है, ये जो वर्ड हमारे पास है ईच, इसका इस्तेमाल होता है दो के लिए अथवा दो से ज्यादा के लिए, सबको सेलेक्ट करने के लिए, सबको किसी चीज में सेलेक्ट करने के लिए। जैसे हमको अगर कहना है कि सभी खेलेंगे तो क्या लिखेंगे? ईच विल प्ले। सभी सिलेक्टेड है तो क्या बोलेंगे? ईच इज सिलेक्टेड। लोग एक से ज्यादा हैं बट लिखा जाएगा इज, ईच इज सिलेक्टेड। ईच इज सिलेक्टेड में आपको ये नहीं पता है कि लोग 2 हैं या 200 हैं, 2 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं। तो अगर हमको 2 लिखना होगा तो ईच ऑफ द 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ईच ऑफ भी लगा देंगे तो ईच एडजेक्टिव नहीं होगा, प्रोनाउन ही रहेगा। क्यों? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले तो नाउन या प्रोनाउन ही आता है ना, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। जैसे बैग ऑफ राम, तो ऑफ के पहले क्या आया? बैग। ऑफ के बाद क्या आया? राम। दोनों तो नाउन ही है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा भी लिख देंगे, ईच ऑफ द 2 इज सेलेक्टेड, तो भी ये ईच, दोनों में ईच क्या है? प्रोनाउन ही है। चलिए, ईदर थोड़ा सा इसे अलग है। ईदर का काम होता है 2 के लिए। टू एक को सिलेक्ट करेगा और दूसरे को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। जैसे अगर दोनों में से कोई एक ही खिलेगा तो क्या लिखना होगा? ईदर इज सेलेक्टेड। हम विल प्ले लिखने वाले थे बट विल में पता नहीं चलता ना, मतलब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो गया है, दोनों में से कोई एक, दोनों सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो ईदर इज सिलेक्टेड। अच्छा, ईदर ऑफ द 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नीदर का मतलब 2 में से दोनों रिजेक्ट, 2 में से दोनों रिजेक्ट। जैसे नीदर इज सिलेक्टेड का मतलब दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो लिखा जाएगा, सब लिखते भी चलो इसको ऐसे फोटो बना बना के, कितना लाइन लिखेगा? नीदर
इज सिलेक्टेड। यहां से बड़ी क्वेश्चन आता है खासतौर से संख्या से। अच्छा, नन का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए, पिछले लिख देते हैं 2+। अब 2+ 1 हो या 1000 उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वहां पे सॉरी, आपका 3 हो या आपका 2000 उससे कोई मतलब नहीं है। यहां लिखे और सबको रिजेक्ट करेगा। जैसे नन ऑफ दिज, या कोई सही नहीं है तो क्या लिखेंगे, नन इज करेक्ट। नन इज करेक्ट। सबसे पहली बात तो आप गौर कीजिएगा कि वर्ब हम बार बार सिंगुलर लगा रहे हैं, और दूसरी बात संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या पे बड़ी क्वेश्चन है, पहले आराम से लिख लीजिए, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको आराम से। लिख ली? ठीक है, रफ कॉपी ऐसा ही होता है, आराम से फेयर में जाके ठीक करना उसको। चलिए आप जरा समझाते हैं आराम से। मानो क्वेश्चन आपको दिया गया, वाक्य में गलती दिख रहा है? सबसे बड़ा गलती संख्या दे देगा, गलत वर्ड का इस्तेमाल करेगा, तुरंत यहाँ पे नन का क्या करना पड़ेगा, नीदर। चलिए वे काम करते हैं, वाक्य में नीदर लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं नीदर ऑफ हिज 2 sons आर एम्प्लॉयड। गलत हो गया, फिर गलत हो गया। अब तो संख्या सही है मेरा, तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए, वर्ब पे। वर्ब क्या होना चाहिए, इज। तीसरा क्वेश्चन का टाइप हम लिख देते हैं नीदर ऑफ हिज 2 sons हैज देयर बिजनेस। सक्सेसफुल। गलती दिख रहा है? क्या होना चाहिए देर की जगह, एकदम सही, सोचना ही नहीं है, हिज। समझिएगा, तो 3 जगह फोकस करना होता है वाक्य में। अगर वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो पहला फोकस कहां जाना चाहिए, संख्या पे, मेरा संख्या संतुलित है या नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत मायने रखता है। दूसरा फोकस कि वर्ब मेरा सिंगुलर है या नहीं है। तीसरा फोकस वाक्य में उसके बाद जो प्रोनाउन आया है वो सिंगुलर है या नहीं है, खास तौर से पॉजिटिव प्रोनाउन, खास तौर से, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन आता है। ये तीनों संतुलित है तो मेरा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 जगह फोकस होना चाहिए, तीनों फोकस आपके सामने। चौथा क्वेश्चन से आता होता नहीं, हमेशा माइंड में रखा जाएगा। अब चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाए, उसका भी नियम यही है। अब जब इतना पढ़ाई हुआ ही है तो लगे हाथों एक नियम पढ़ा देने में मेरा क्या जाता है, उसको यहाँ पे हम पढ़ा भी सकते हैं। देखिए, अगर हमको रूल्स लिखना होगा तो हम ऐसे लिख देंगे नोट करवा के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या एक और नियम ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे 2 तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे निदर लिखे, ऑफ के बाद टू के बाद क्या लिखे, सन्स लिखे ना, प्लूरल नाउन आ गया ना। इधर देख रहे छुटके, कहाँ ध्यान था, नीदर के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद नाउन कैसा आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा आया, सिंगुलर। अच्छा, हम इसको यहाँ भी तो लिखे ना, ईदर इज सिलेक्टेड, तो ईदर के बाद क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे। यहाँ देखो वही ना दोनों स्ट्रक्चर लिखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऑफ, ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसा, सिंगुलर। यार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हो सके कि ऑफ नहीं लगाएं, ये दोनों प्रोनाउन का नियम है। अगर एडजेक्टिव का लिखना होता है तो सिंपल तरीका से लिख देंगे कि अगर लाइफ में कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा दिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना होगा, प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ही फर्क होता है स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव और प्रोनाउन में।
प्रोनाउन के बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा रहेगा, प्लूरल, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। तो जाहिर तो बात है कि एडजेक्टिव पे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे एक ध्यान होना चाहिए, हो सके वहां पे इधर स्टूडेंट्स लगा दे, होना क्या चाहिए, इधर स्टूडेंट होना चाहिए। समझ में आया क्या बोले नीलम कुमारी, कसम से बोले कि समझ में आया, पक्का ना। अच्छा हम इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं तो लोग समझ लेते हो बेटा, कसम से ना, तो इतना के मतलब रिजल्ट क्या नहीं आएगा, एकदम आएगा। देखो नहीं, अभी तो हम 1 घंटा 39 सेकंड ही पढ़ा है, पिटवा करेंगे एक ठो और खत्म कर देते हैं। हाँ 10:30 ही हुआ है, अच्छा रहने देते हैं, 10:30 के बाद अलाउ भी नहीं। चलो अब क्या बच गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंडिफिनिट बच गया ना, इंडिफिनिट में थोड़ा टाइम लगेगा। कल प्रोनाउन का एक अच्छा खासा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, कल कंप्लीट नहीं होगा बट प्रोनाउन का एक अच्छा खासा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आओ कल आराम से। ठीक है, थैंक यू।